हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था इमोशन के बारे में, संवेग के बारे में। इस संवेग होता क्या है और इस संवेग का क्या क्या थ्योरी है, किनका किनका थ्योरी है, इस पर विशेष रूप से चर्चा किया था। आज उसको थोड़ा सा पीछे रिवीजन करते हुए हम उससे आगे बढ़ेंगे। पीछे सबसे पहले हम इसके परिभाषा का बात कर लेते हैं। तो संवेग होता क्या है? तो कहता है संवेग एक भावात्मक स्थिति है जब मनुष्य का शरीर किसी उद्दीपक को देखकर, जब मनुष्य का शरीर उद्दीपक मतलब कोई वस्तु ऐसा हो जो डरावना हो, कोई जीव जंतु ऐसा हो जो डरावना हो, तो उससे देखकर हम अगर डरते हैं, हमारा शरीर उद्दीप्त होता है, उसके बाद जो क्रिया होती है उसे को हम संवेग कहते हैं। याद हो गया परिभाषा। संवेग एक भावात्मक स्थिति है जब मनुष्य का शरीर किसी उद्दीपक को देखकर हमारा शरीर डरता है, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसे हम संवेग कहते हैं। संवेग का बहुत सारा इमोशन का थ्योरीज है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पुराना सिद्धांत है जेम्स लांजे का सिद्धांत, उसके बाद है कैननबार्ड का सिद्धांत, स्केटर सिंगर का सिद्धांत, और ऐसे बहुत सारे थ्योरीज हैं इमोशन का जो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था कि कैननबार्ड के सिद्धांत में क्या कहता है और जेम्स लांजे के सिद्धांत में क्या कहता है, दोनों के बारे में मैंने बताया भी। आगे कहता है, आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संवेग में जो कैननबार्ड का सिद्धांत है और जेम्स लांजे का सिद्धांत है, इस दोनों में क्या अंतर है। पिछले क्लास में हमने ये भी चर्चा किया था कि संवेग के कारण हमारे बॉडी में कितने तरह के चेंजेस आते हैं। हमने बताया था कि संवेग के कारण हमारे बॉडी में आमतौर पर दो तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं, चेंजेस देखे जाते हैं। फर्स्ट इंटरनली चेंज और सेकेंड एक्सटर्नल चेंज, यानी आंतरिक परिवर्तन और बाहरी परिवर्तन। हमारे शरीर में संवेग के कारण अंदर से परिवर्तन जब होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। ब्लड का सर्कुलेशन जब सामान्य रहता है उस वक्त तेजी हो जाता है। हार्ट बीट अभी सामान्य रहता है, उससे संवेग उत्पन्न होने के बाद वह फास्ट हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती रहती है जिसको रफ्तार पकड़ लेता है। दूसरा बाहरी परिवर्तन, एक्सटर्नल परिवर्तन क्या होता है, चेंजेस क्या होता है। एक्सटर्नल में होता है कि हम जिसे देख पाते हैं। देख पाने का मतलब हुआ कि जब हमारे शरीर में संवेग उत्पन्न होती है किसी वस्तु को देखकर, किसी डरावने वस्तु को देखकर, तो उसमें क्या होता है कि हमारा बाहरी परिवर्तन क्या होता है। बाहरी परिवर्तन में हो गया आंख बड़ा बड़ा होना, ये जो हमारे रोंगटे हैं ये बड़ा बड़ा हो जाता है, खड़े हो जाता है। कोई भी देख के हमें समझ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है। ये सब क्या होता है कि डरा डरा सा रहना, वो अपने आप फेस दिखते रहता है। इसी को एक्सटर्नल चेंजेस कहते हैं, बाह्य परिवर्तन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इमोशन का जो कैननबार्ड का सिद्धांत है और जेम्स लांजे का सिद्धांत है, इस दोनों में क्या अंतर है। जेम्स लांजे के सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक व्यवहार पहले होता है और संवेगात्मक अनुभूति बाद में होती है। ये कौन कहता है? ये जेम्स लांजे कहते हैं। जैसे बाघ और भालू को देखकर व्यक्ति भागता है तब उसे अनुभव होता है कि वह डर गया था। दूसरा कहता है कैननबार्ड। कैननबार्ड इसके विचार में कहते हैं कि संवेगात्मक अनुभूति तथा संवेगात्मक व्यवहार दोनों एक साथ होता है। जब हम बाघ या भालू को देखते हैं, देखते ही मात्र भागते रहते हैं। भागते क्यों? क्योंकि पीछे भी देखते हैं, भागते भी है, डरते भी है, भागते हैं। भागते इसलिए है क्योंकि हम डरते हैं। लेकिन जेम्स लांजे कहता है कि नहीं, संवेगात्मक व्यवहार पहले होता है और बाद में संवेगात्मक अनुभूति होती है। कैननबार्ड कहता है कि नहीं, दोनों एक साथ होता है, तभी हम वो क्रिया कर पाते हैं। दूसरा कहता है जेम्स लांजे के सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभूति का होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। अगर संवेगात्मक व्यवहार नहीं होता है तो संवेगात्मक अनुभूति भी नहीं होगी। लेकिन इस पर कैननबार्ड कहता है कि संवेगात्मक व्यवहार तथा संवेगात्मक अनुभूति दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मतलब बाघ या भालू को देखना और भागना दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। लेकिन कभी कभी यह क्या होता है, दोनों एक साथ होता है। बाघ को देखते ही मात्र भागते हैं, डरते हैं, भागते हैं, डरते हैं, भागते रहते हैं, दोनों क्रियाएं एक साथ होती है। जेम्स लांजे और कैननबार्ड के दोनों के बीच जो अंतर थी, इस अंतर के बाद कुछ समानताएं भी दोनों में देखे जाते हैं। दोनों सिद्धांत यह मानता है कि संवेग के लिए
उद्दीपक का प्रत्यक्षण अनिवार्य है। मतलब संवेग हमारे शरीर में तब उत्पन्न होगी जब उद्दीपक को हम प्रत्यक्षण करेंगे, मतलब देखेंगे। जब हम देखेंगे ही नहीं तो हमारा शरीर उद्दीप्त होगा नहीं, हमारा शरीर डरेगा ही नहीं। जैसे अगर सोए हुए रहते हैं हम, तो सोए हुए में सांप भी अगर हमारे पास आ जाता है तो हम नहीं डरते हैं। लेकिन अगर हम जगे हुए रहते हैं तो उसको देखते हैं, प्रत्यक्षण करते हैं और डर जाते हैं। यही दोनों का विचार समानता है कि हम संवेग के लिए उद्दीपक का प्रत्यक्षण अनिवार्य होता है। दूसरा कहता है दोनों सिद्धांत में संवेगिक अनुभूति तथा संवेगिक व्यवहार संवेग के दो महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। दोनों के विचारों में क्या होता है कि संवेगात्मक अनुभूति और संवेगात्मक व्यवहार एक ही होता है। तीसरा कहता है दोनों सिद्धांत का यह मानना है कि संवेगात्मक व्यवहार तथा शरीर की हाथ पांव की मांसपेशियों में उपद्रव के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। दोनों का मानना है कि जब व्यक्ति का शरीर उद्दीप्त होता है तो दोनों कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर में उपद्रव होता है। कैसा कैसा उपद्रव होता है? हाथ पांव का काम करने लगता है, इसके बाद अलग से व्यवहार होने लगता है। ये दोनों का मानना है, इसीलिए इसे समानताएं कहा जाता है। चौथा कहता है दोनों सिद्धांत यह भी मानता है कि संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति को उस समय उत्पन्न होता है जब संवेदी तंत्रिका तंत्र आवेग प्रमस्तिष्क वल्क में पहुंचता है। हमने कल के वीडियो में बताया था कि कैननबार्ड का जो सिद्धांत है उसके थ्योरी का नाम हाइपोथैलेमस भी कहा जाता है, हाइपोथैलेमस थ्योरी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो तंत्र जुड़ा हुआ है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, उसी में आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही शरीर को कंट्रोल करता है, संचालन करता है और तभी यह एक्टिविटी करने पर मजबूर करता है। तो कहता है दोनों सिद्धांत यह भी मानता है कि संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति को उस समय उत्पन्न होता है जब संवेदी तंत्रिका तंत्र द्वारा तंत्रिका आवेग प्रमिष्ट वल्क में पहुंचता है। तो ये कुछ थी समानताएं और कुछ विभिन्नताएं। अब बात कर लेते हैं संवेग के सिद्धांत के बारे में। अगले मनोवैज्ञानिकों का जो विचार है वह है स्केटर एवं सिंगर का। स्केटर एवं सिंगर कहता है, उनका कहना है कि संवेग उत्पन्न करने वाले उद्दीपक का व्यक्ति पहले प्रत्यक्षण करता है। सही बात है, अगर हम संवेग उत्पन्न होता है हमारे शरीर में तो किसी वस्तु का, किसी डरावनी वस्तु का हम प्रत्यक्षण करते हैं। प्रत्यक्षण मीन्स होता है देखना, हम उसे देखते हैं, प्रत्यक्षण करता है। इस प्रत्यक्षण के बाद व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन होता है। अगर वह डरावने है तो हमारे शरीर में परिवर्तन आ जाएगा, अगर वह डरावने नहीं है तो हमारे शरीर में परिवर्तन नहीं होगा, हमारा शरीर उद्दीप्त नहीं होगा तो संवेग उत्पन्न नहीं होगा। तो शारीरिक परिवर्तन होता है जो अस्पष्ट होता है क्योंकि व्यक्ति यह नहीं बतला सकता है कि उसे कौन सा संवेग हो रहा है। जब व्यक्ति डरता है उस वक्त उसे बताने का समय कहाँ रहता है कि हम इस कारण से डर रहे हैं। वह अपना परिवर्तन शुरू कर देता है, वह उसके अंदर चेंजेज आ गई रहती है जब तक वह बता पाने में असक्षम रहता है, बता नहीं पाता है। वह बताने में असक्षम रहता है कि उन्हें कौन सा संवेग उत्पन्न हो रही है, यह नहीं बता सकता है। इसके बाद व्यक्ति अपने पूर्व अनुभूतियों के संदर्भ में उन शारीरिक परिवर्तनों की व्याख्या करता है। जब इससे पूर्व में कोई इस तरह का घटना होता है उसके बारे में हम लोग व्याख्या करते हैं। व्याख्यान के बाद व्यक्ति समझ पाता है कि उसे किस प्रकार का संवेग उत्पन्न हो रहा था। जब संवेग शांति हो जाती है, अस्थायी स्थित हो जाती है, उसके बाद हम लोग इस तरह का बात करते हैं कि इस तरह का संवेग उत्पन्न हुआ था। स्केटर कहता है कि व्यक्ति को जब संवेग उत्पन्न होता है तो संवेग उत्पन्न होने के बाद जब हम उनसे बात करते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा था, क्या उत्पन्न हुआ था, किस तरह का संवेग था, तो वह वैसा ही बताता है। व्यक्ति जिस प्रकार का अर्थ लगाता है उसे उसी तरह का संवेग की अनुभूति होती है। जैसा अर्थ वह लगाता है वैसा ही संवेग की अनुभूति होती है। अतः संवेग का अनुभव मात्र शारीरिक परिवर्तन से नहीं होता है बल्कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर भी होता है। व्यक्ति का जैसा मानसिकता होता है ठीक उसी प्रकार के हमारे शरीर में संवेग उत्पन्न होती है, संवेगात्मक व्यवहार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह
संवेग यानी इमोशन चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे कॉलेज में मैं अभी इमोशन ही पढ़ा रहा था और दुर्गा पूजा की छुट्टी हो गई और दुर्गा पूजा की छुट्टी होने के बाद हम अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए और देखने के बाद आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा और आपको क्लासरूम में हम इसका लिखाते भी हैं, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट लिखाते हैं, इस हिसाब से लिखाते हैं जैसे आप वैसे एग्जाम में लिख देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। पूर्व की भांति मैंने बच्चों को जैसे पढ़ाया उनसे फीडबैक दिया तो कहा सर जैसे आप पढ़ाए हैं ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन भी आते हैं और मैंने क्वेश्चन को अटेंड भी किया है, लिखा है और बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए भी है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वैसे अभी दुर्गा पूजा चल रहा है तो एंजॉय कीजिए लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ।